किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है ना, वो स्टार्ट तो एक छोटे लेवल से ही होती है। पक्ष विपक्ष ये तो राजनीतिक वाली चीज है। आपने ट्वीट किया हुआ था तो मैं उसी विषय पर आपसे बात करना चाहूँ। जीएमडीए को वृद्धाश्रम में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या उसको विकास कहेंगे या फिर आप उसको अपने हिसाब से क्या कुछ नाम देंगे? मेरे साथ तस्वीरों में जो सफेद पोशाक में कुर्ता पजामा पहनकर शख्स दिख रहे हैं, ये हैं इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स पर बात करने वाले प्रवीण मलिक जी। मलिक साहब, सबसे पहले तो आज आपको हमने पकड़ लिया। अब सवाल पहला मेरा आपसे है कि विपक्ष की भूमिका में जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आप करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप विपक्ष बने बैठे हैं आप। अमन जी, पहले तो धन्यवाद जी, और मेरे को रास्ते में रुकवाने के लिए भी आपका धन्यवाद। तो देखिए, विपक्षी भूमिका तो नहीं, हम तो कहीं ना कहीं इस गुड़गांव शहर की, हरियाणा स्टेट की और इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है ना, वो स्टार्ट तो एक छोटे लेवल से ही होती है। तो मैं इसको विपक्ष की भूमिका तो नहीं कहूँगा, क्योंकि विपक्ष तो पक्ष विपक्ष ये तो राजनीतिक वाली चीज़ें हैं। मैं तो अपने इंटेलेक्चुअल थॉट के साथ, अपनी वर्किंग के साथ, और जो मैं एक पूरी एनालिसिस रिपोर्ट रखता हूँ उसके साथ मैं समय समय पर सरकार को आगाह करता रहता हूँ कि जी यहाँ चीज़ें त्रुटियाँ चल रही हैं, इसमें अगर सरकार थोड़े थोड़े अगर अपने इनपुट्स हमारे लेके और उस पर काम करना शुरू करे तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने आपको कहा कि आप जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे में अगर बात करूं, जीएमडीए में आप बीते दिनों मैंने देखा कि आपने ट्वीट किया हुआ था, तो मैं उसी विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या त्रुटियों का आपने जिक्र किया, क्या त्रुटियां हैं जीएमडीए में जो आपको ऐसा लगता है, इस पर सवाल उठाना चाहिए? नहीं, वो तो जब आपने मेरे को रुकवाया ना, मैं तब समझ गया था कि इसलिए मैं पेपर भी मैंने साथ निकाल लिए। देखिए, जीएमडीए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिसका गठन 2017 में हुआ था। और उसके बाद जो ये थॉट प्रोसेस था, हमारे ब्यूरोक्रेसी का जो थॉट प्रोसेस था, ये थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा था। इसमें कोई कोई सरोकार ही नहीं है कि भाई ये इस चीज़ में कोई हमें गुरेज नहीं है कि इसके हम अगेंस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय रहते रहते जीएमडीए को वृद्धाश्रम में कन्वर्ट कर दिया गया है। वृद्धाश्रम? जी। अब वृद्धाश्रम कैसे है मैं बता। हालांकि मैं बुजुर्गों की और जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आदमी को ना कहीं कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे आपने बताया विपक्ष की भूमिका मेरे को बोला, तो मैंने कंट्रोल कर लेना पे मैं विपक्ष नहीं हूँ। मैं कहने को कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कह दिया ना कि मैं विपक्ष नहीं हूँ। तो ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन जो है ना, वो सिमिलर सिचुएशन है जीएमडीए में। जो हमारे सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड लोगों की जो पुनः भर्ती होती है ना, ये लिस्ट में दिखाता हूँ आपको। इस लिस्ट में 66 अधिकारी हैं, टोटल 66 अधिकारी हैं। इस 66 में से 34 जो अधिकारी हैं वो रिटायर्ड हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा मुख्य धारा विभाग में, जीएमडीए विभाग में आपके रिटायर्ड लोग हैं। तो आप क्या उम्मीद करेंगे, काम की क्या उम्मीद करेंगे आप? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया या उनकी किसी कार्यशैली पे संशय है, लेकिन क्या होता है एक स्टेज के बाद, एक उम्र के बाद, क्योंकि हमारा संविधान भी है या जो हमारे प्रशासनिक जो मूल्यांक है उनमें भी ये कहा गया है कि भाई आप 58 साल की उम्र के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है कि भाई अब आप रिटायर्ड हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आप रिटायर्ड हैं। अब उन रिटायर्ड को ऐसी क्या मारामारी है और ऐसी क्या मेरे को समझ में नहीं आती वो चीज़। अच्छा, मैं एक बार इससे जुड़ा हुआ एक सवाल लूंगा आपसे कि 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो रिटायर्ड हैं, लेकिन एक इसमें दो जुड़े हुए सवाल हैं कि एक तो क्या आपको लगता है कि वो अनुभव उनमें ज़्यादा होगा तो शायद उनको जो है मौका मिला है, और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि क्या त्रुटियां आपको लगी कि उन लोगों में नहीं है, या किस विकास कार्य को वो नहीं करा पा रहे हैं जो जहमत आपको उठानी पड़ी? नहीं, अब आप इस सवाल में तो आप मेरे को उनके विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं कहा और मैंने कभी नहीं कहा कि भाई उनके अंदर अनुभव की कमी है या उनकी कार्यशैली पे सवाल है। मैंने कहीं नहीं कहा ये, और ना मैं कभी कहता और ना मैं कह सकता। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक उम्र दराज व्यक्ति की जो क्षमता है काम करने की, वो एक युवा व्यक्ति से हमेशा कम होती है। रही बात अनुभव की, तो मैंने अपने पहले भी वक्तव्य में कहा है, मेरे आपने जो ट्वीट का जिक्र किया मैंने उसमें भी लिखा है कि एक डिपार्टमेंट में अगर 2, 4, 5 व्यक्ति एडवाइज़र के तौर पे अगर काम कर रहे हैं, क्योंकि
घर में भी हमारे माँ बाप हैं, हमें उनका भी अनुभव जो है वो कारगर होता है। अब मैं अपने पिताजी को सोचूं कि इस उम्र में मैं उनको बोलूं कि कोई ऐसा हार्ड वर्किंग काम करना है तो शायद वो मुझे शोभा भी नहीं देगा। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है कि उनकी कार्यशैली पे या उनके अनुभव पे हमें कोई संशय नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिटायर्ड ऑफिशियल्स। लेकिन मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ सर आपके साथ। आप सामने स्थिति देख लीजिए, ये ग्रीन बेल्ट है, हम जो वॉक कर रहे हैं ना, ये ग्रीन बेल्ट है जी। ये पूरी जो है उसको, ये ग्रीन बेल्ट है, पूरी ग्रीन बेल्ट है, ये सारी की सारी ग्रीन बेल्ट है। अब इस ग्रीन बेल्ट पे ये आज से डेवलप नहीं है, मतलब ये डेवलप आज से लगभग 5-6 साल पहले डेवलप हो जानी चाहिए थी। डेवलप नहीं है ये भी GMDA के अधीन है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल, मेरे थोड़े से कहने में आप कुछ ज़्यादा समझ गए होंगे कि अगर उस अधिकारियों वहाँ पे भी इस पर्टिकुलर विभाग में, ये UED विभाग के अंडर है जी, अर्बन एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर है ये ग्रीन बेल्ट, तो उसमें भी रिटायर्ड अधिकारी हैं। मैं नाम तो खैर कोट नहीं करूंगा जी, जी। लेकिन मैं ये 100% श्योर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें लिस्ट में नाम है उनके, ठीक है। वो रिटायर्ड अधिकारी है और वो रिटायर्ड अधिकारी इस ग्रीन बेल्ट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे आपके सामने आप देखोगे तो एनक्रोचमेंट होके एक ये कबाड़ी बैठ गया है। अब यही कबाड़ी जो यहाँ पे इसका वेस्ट बच जाएगा, ये हालत देख लिया आप, ठीक है। बिल्कुल देख पा रहा हूँ, बिल्कुल। अगर आप इसमें कसूरवार कौन ठहराया जाएगा? नगर निगम। लेकिन मैं इसमें नगर निगम को कसूरवार मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता मैं नगर निगम को कसूरवार? क्योंकि अगर GMD के अधिकारियों ने इस ग्रीन बेल्ट को डेवलप कर दिया होता, ये सामने ग्रीन बेल्ट है, ये हम मेंटेन करते हैं वहां से वहां तक, ठीक है। अगर ये मेंटेन्ड है तो इस पे कोई सोचेगा इंक्रोचमेंट करने की? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ना कूड़ा डालेगा। लेकिन अगर कोई चीज गंदगी है, ये कूड़ा फेंका जाएगा, वो अपने आप कूड़ा डालेगा उसमें। लोगों की अपनी एक धारणा होती है कि जहाँ पे कूड़ा पड़ा होगा वहाँ पे और गंदगी डाली जाती है। तो अगर ये ग्रीन बेल्ट मेंटेन होती तो शायद यहाँ पे ना तो ये कबाड़ी वाला बैठा होता, ना ये गंदगी फैल रही होती, और ना ये जो गौवंश घूम रहे हैं ना ये घूम रहे होते। तो यही जो प्रॉब्लम है, मैं सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आपने जिन अधिकारियों को वहाँ रिक्रूट किया हुआ है, अब वो मुख्यमंत्री जी ने किया है या किसी ने भी किया है, आखिर जिम्मा तो मुख्यमंत्री को ही दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी GMDA के चेयरमैन है और ये उनके बायलॉज में है कि चाहे फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके जो चेयरमैन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अब मुख्यमंत्री जी से मेरा एक सिंपल एक ही सवाल है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, ये आपको ही पता है। क्या कारण मानते हैं? कारण यही है, आपके सामने ये जो मैं बात कर रहा हूँ। आप युवा लोगों को भर्ती ना करके, या जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो उस शैली में काम करके, युवा जो अफसर हैं वो उसको और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, आप रिटायर्ड लोगों पर इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं? मुझे ये बात पहली बार मैं ये मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, ये मुद्दा मैंने 2023 में उठाया था। मैंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और तब भी सरकार ने इस पर संज्ञान लिया था। अब देखते हैं सरकार इस पर संज्ञान लेती है या फिर आंख बंद करके बैठ जाती है। मुझे याद है वो समय जब आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जो है वो, मुझे लगता है शायद विद इन अ वीक जो है उसका जवाब भी सरकार की तरफ से आ गया था। वो बिल्कुल आ गया था। 11 अधिकारियों का उन्होंने एक्सटेंशन रोक दिया था और एक अधिकारी जो बहुत ही उम्र दराज थे उनको यहाँ से हटा के फरीदाबाद भेज दिया था, और जो आज भी 77 साल की उम्र में फरीदाबाद में कार्यरत हैं। जब वो जी, मुझे समझ में यही नहीं आता कि सरकार के ऊपर ऐसा क्या दबाव है, क्या प्रेशर है इन रिटायर्ड अधिकारियों का कि आप इनसे क्यों डर रहे हैं? भैया तो डर है, और या फिर जैसे मैंने पहले बोला पर्ची खर्ची है, इसके अलावा तो कोई कारण नहीं हो सकता। सरकार के पास अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है, मतलब आई एम 100% श्योर। पर्ची खर्ची का खेल चल रहा है, चल सकता है, पर्ची खर्ची भी हो सकती है, लग रहा है चल रहा है, और डर भी हो सकता है। अब वो डर क्यों है? इतनी मजबूत सरकार है। मैं गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव में हमारे पास 4 MLA हैं, चारों बीजेपी के, कद्दावर मंत्री हैं। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फरीदाबाद में हमारे पास 6 MLA हैं, 6 में से 5 बीजेपी के हैं, जिसमें से 3 मंत्री हैं, 2 सांसद हैं, एक गुड़गांव के सांसद माननीय राव इंद्रजीत जी और फरीदाबाद के सांसद माननीय कृष्णपाल गुज्जर जी, दोनों बीजेपी के, और दोनों कोई पहली बार नहीं बने हैं। पुराने, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपना वजूद रखते हैं, वजूद रखते हैं अपना,
ठीक है, ऐसे लोगों के होने के बावजूद ये लोग हर महीने आके जीएमडी के अधिकारियों से मीटिंग लेते हैं। तो क्या इनको नहीं दिखता कि ये अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी है? और एडवाइजर के तौर पे तो मैं एक जनता की तरह बात कर रहा हूँ कि एडवाइजर के तौर पे अगर आपने किसी को रखना है आप रखिए, शायद लोगों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन जहाँ मुख्य धारा है, एक्सीएन के रोल पे है या एसडीओ के रोल पे है, वहाँ पे वो अधिकारी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कारण है उसके पीछे, आप समझिए, जिसकी उम्र 65, 66, 70 साल तक की उम्र है, उस व्यक्ति के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो फिजिकली अपने आप को कैपेबल मान के, ठीक है। और जिस तरह का गुड़गांव में पोल्यूशन का एनवायरनमेंट है, तो आदमी की आधी उम्र तो वैसे ही कम हो गई है। जवान आदमी कोई सांस नहीं आता तो आप बुजुर्ग से क्या उम्मीद करते हैं? हालांकि इनका जो गुड़गांव में पोल्यूशन की जो प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो काम जीएमडी का ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी एक विडंबना है, ये विडंबना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि जब तक हम इन चीज़ों पे सरकार संज्ञान नहीं लेगी तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। अब मैंने जैसे ग्रीन बेल्ट का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ऐसे ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम है, सेक्टर 77 से लेकर और सेक्टर 115 तक सीवरेज नेटवर्क सिस्टम ही नहीं है। सोसाइटियाँ हर रोज लाखों लीटर पानी या तो टैंकर के माध्यम से इधर उधर डिस्पोज ऑफ करती हैं और या फिर उसको वेस्ट करती हैं। दूसरा, जैसे सबको पता है कि दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद न्यूमरस रीजन से, वो रीजन कोई भी हो सकते हैं, मैं वो हिंदुत्व या उसका मुद्दा इसमें ठोकना चाहता हूँ और ना मैं कोई किसी और प्रकार की राजनीति करना चाहता हूँ। सबको पता है कि उस वक्त मौसम भी खराब होगा, AQI का लेवल भी हाई जाएगा। इस वक्त भी अगर मैं बात करूँ तो AQI जो है गुड़गांव जैसे शहर में इस वक्त मतलब 250-300 के आसपास है, विच इज इन डेंजरस जोन। इन सब के प्रिकॉशंस, इनके प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का काम भी जीएमडी के अधीन है। तो क्या वो अधिकारी इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो इन चीज़ों पे थॉट प्रोसेस करके, क्योंकि कोई 1-2 साल पुराना विभाग तो नहीं है, अब तो विभाग को बने हुए भी 7-8 साल हो गए, ठीक है। तो उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि वो अधिकारी, मैं इनको, उनकी इच्छा नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। इच्छा में और क्षमता में फर्क है। अगर उनकी इच्छा हो भी ना काम करने की, डिलीवर करने की, लेकिन उनकी क्षमता से बाहर की चीज़ है, और क्षमता से जब बाहर की चीज़ हो जाती है तो व्यक्ति चाह के भी वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाता। अब या तो अब सरकार पता नहीं क्यों उनको बार बार एक्सटेंशन दे जा रही है और नए लोगों को भर्ती नहीं कर रही है, तो वो थोड़ा सा एक सोचने का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, सरकार अगर नहीं सोचेगी तो गुड़गांव की जो हालत बदतर है ना, वो और खराब होती जाएगी। थोड़े दिन में लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर देंगे। एक बड़ा ज़रूरी सवाल मैं ऐसे लेना चाहूँगा प्रवीण जी आपसे, कि आपने अपने शब्दों में, मैं आपको सुन रहा था तो मैं देख रहा था कि आप ऑर्गेनाइज्ड करप्शन की बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उसे आप कहाँ देखते हैं, जीएमडीए में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैंने ऑर्गेनाइज्ड करप्शन की बात इसलिए की है, जो ये मुद्दा है जिसमें रिटायर्ड अधिकारियों को आप बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीएमडी के बायलॉज में लिखा हुआ है कि आप रिटायर्ड अधिकारियों को नियुक्ति कर सकते हैं जीएमडीए की कार्यप्रणाली में। एक तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कितनी कर सकते हैं, मतलब आपको संख्या चिन्हित होनी चाहिए, 2, 4, 5, 10 कितने कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्थिति ये है कि जब आपके पास 50% से ज़्यादा अधिकारी, यानी 66 में से 34 अधिकारी आपके, बहुत बड़ी संख्या है। मुझे नहीं पता है विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इतनी बड़ी संख्या है, ये इतना बड़ा मुद्दा है, उनको अगर सरकार ने बार बार नियुक्ति दी है और बार बार उनको एक्सटेंशन भी दे रही है, और हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है उसमें भी एक लिमिटेशन है कि आप 65 साल के बाद, 63 साल के बाद सॉरी, तो आपको तो एक्सटेंशन भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ बैठे हैं 65 साल, 66 साल, 68 साल, 70 साल तक के लोग, तो उनको एक्सटेंशन मिले जा रही है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो गया ना, इसी को तो मैं ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कह रहा हूँ। कि कल को अगर कोई, मैं कहीं कंप्लेंट भी इसकी पिटीशन फाइल करूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा था कुछ लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये
आप मीडिया के माध्यम से क्यों बता रहे हो? आप इसमें पिटीशन फाइल क्यों नहीं करते? मैं पिटीशन भी अगर फाइल करूंगा तो विभाग के पास जवाब है ना कि भाई मेरे बायलॉज में लिखा हुआ है। लेकिन आप समझिए उस कमी के कारण उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है उस जीएमडी के बायलॉज में। तो मेरे कहने से सरकार जीएमडी के बायलॉज में अमेंडमेंट तो करने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है फिर कि ये जो ग्रोथ हैम्पर होने की बात जो जीएमडीए अगर नहीं ध्यान देख रेख करता है तो इसका एक बड़ा नुकसान जो है वो गुरुग्राम को हो रहा है, इस शहर को हो रहा है? 100% हो रहा है सर। देखिए जितनी अगर राजस्व की आप बात करें तो क्या आकलन करते हैं आप, कितना आंकड़ा होगा कि कितना नुकसान जो है वो हो जाता है? देखिए गुड़गांव जो है, गुड़गांव हरियाणा के लिए सबसे सर्वाधिक राजस्व जो है वो यहाँ से देने का काम करता है। ठीक है, जब जीएमडीए बनाया गया था उससे पहले जो पूर्वोत्तरी सरकारें थी उस सरकार के लिए जो आज सरकार में बैठे लोग हैं ये कहते थे कि गुड़गांव का पैसा किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके लग रहा है। तो उसके बेस पे जीएमडीए बनाया गया जी। अब मैं कह रहा हूँ वो पैसा है कहाँ? ईडीसी आईडीसी हजारों करोड़ रुपया, वो पैसा तकनीकी तौर पे तो या तो जीएमडी के अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है, या गुड़गांव के किसी अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन वो तो आज भी स्टेट ट्रेजरी में है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं और खासकर रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये एक प्रस्ताव देते हैं कि जी ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है, फिर वो उसमें से सैंक्शन करते हैं, फिर जाके फिर वो टेंडरिंग प्रोसेस ये वो। अब उसमें क्या है कि किसी की अगर इच्छा ही नहीं है तो उसमें फिर वो करप्शन भी होगा, काम भी डिले होगा, काम हैम्पर भी होगा, गुणवत्ता भी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी की खुद की पर्सनल कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल कोट किया है कि एक कन्हई का कोई एक राउंड अबाउट का मामला था जिसपे सीएम फ्लाइंग ने रेड की, उसको पूरे कार्य को गुणवत्ता न्यूनतम गुणवत्ता के स्तर से नीचे पाया गया। उस पर एक्शन क्या हुआ? एक्शन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उठा के अधिकारी जो हैं जो उसके लिए जिम्मेदार थे, वो रिटायर्ड अधिकारी थे, एक्शन थे, उन्होंने अपना झोला उठाया और वो चले गए। मानते हैं अंडर टेबल काम होता है? 100% होता है, क्योंकि आप समझो ना, अगर जो अधिकारी कुर्सी पे बैठा है, जिसकी नौकरी है, युवा है, उसको 40 साल प्रशासनिक सेवा को देने हैं, वो कोई भी काम करते हुए, कोई भी गलत काम करते हुए 100 बार सोचेगा। लेकिन जिसको ये पता है कि यार तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो सकती, तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तुम्हारी कोई एसीआर खराब नहीं हो सकती, तो उसको क्या गुरेज है करप्शन करने में? उसको डर नहीं है, और उसको डर नहीं है। अब मैं तो इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ कि सरकार में बैठे लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को भर्ती कराते हैं ताकि उनके माध्यम से उनका भी पेट भरता रहे। तो इसीलिए इसको मैं ऑर्गेनाइज करप्शन की परिभाषा देता हूँ। मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा कि क्या मानना है आपका, इसमें जो तमाम त्रुटियां हैं इसका सुधार क्या है और कैसे होना चाहिए? और सजेशन के तौर पे अगर सरकार आपसे सुझाव लेती है तो वो आप क्या सुझाव देंगे इसमें? देखिए मेरा सुझाव तो सरकार को यही है, परिभाषित, शुरू में भी मैंने बोला था कि आपको 2, 4, 5 लोगों को अगर रिक्रूटमेंट करना है जीएमडी विभाग में या किसी अन्य विभाग में एडवाइजर के तौर पे, माननीय डीसी साहब हैं जीएमडी में, एडवाइजर के तौर पे हैं, वो उनका अच्छा खासा अपना अनुभव है, लेकिन वो एडवाइजर हैं, उनकी नौकरी जो है वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो मुख्य धारा में नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप एडवाइजर के तौर पे 2, 4, 5 लोगों को आप जरूर रखें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई रखें या ना रखें, मैं कह रहा हूँ रखें बिल्कुल, लेकिन जो आपने ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सीएन लेवल पे खासकर या एससी लेवल पे या एसडीओ लेवल पे, जिनको फील्ड में भी रहना है, उनको राजनीतिक परिवेश भी देखना है, उनको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी देखना है, उनको वेंडर्स के साथ प्री बिड मीटिंग्स या टेंडरिंग सिस्टम वो सब भी देखना है। ऐसे में अगर आपके पास युवा अधिकारी नहीं होंगे तो काम जो है वो हैम्पर होगा ही होगा। तो सरकार से हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, खासकर नायब सैनी जी से हमारी ये गुजारिश है कि इस बात का संज्ञान लेते हुए इस मामले पे तुरंत कार्रवाई करें। कार्रवाई करके जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, खासकर मुख्य धारा में, उनका एक्सटेंशन रोकें, उनकी जगह
युवा अधिकारियों की प्लेसमेंट दें, क्योंकि गुड़गांव शहर को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जीएमडी विभाग की है, ताकि जो डेवलपमेंट जो रुकी हुई है गुड़गांव की पिछले 11-12 साल से, उसको एक बूस्ट मिल सके। अदरवाइज आप मान के चलिए गुड़गांव सिर्फ एक, कहते हैं ना वो कचरा ग्राम, ठीक है, जो नाम से संबोधित किया जाता है, जो नाम से समुद्र है वो बन के रह जाएगा, और जीएमडी वृद्धाश्रम बन के रह जाएगा। और क्योंकि अब हर दूसरा तीसरा बंदा जीएमडी को वृद्धाश्रम ही कहने लग गया है, तो मेरी तरफ से तो यही है सर। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के थे। हमारे साथ प्रवीण मलिक जी मौजूद थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं कहूँ, या मैंने अपने शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं एक विपक्ष की भूमिका में असल में दिखाई देते हैं, अपने तीव्र शब्दों के साथ, अपने वक्तव्य के साथ। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर जीएमडीए की पूरी परिभाषा क्या कुछ बनकर रह गई है, क्या सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ अंडर टेबल काम होते रहेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ। वो तमाम वो चिन्हित सवाल हमने लेने की इस वक्त कोशिश की और जानने की कोशिश की कि प्रवीण जी ने हमसे क्या कुछ बातचीत की। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ वाला रिपोर्टर। धन्यवाद।